हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फिक्शनल नॉवेल्स बाय रिहाम। तो गाइस, ये मेरे पहले नावल की दूसरी किस्त है। उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो अब हम अपनी किस्त की तरफ बढ़ते हैं। दश्ते जुनून किस्त नंबर 2, अज कलम बाय रिहाम राइट्स। प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ें, आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। मुझे ज़बरदस्ती अपने रूम में नहीं ले जा सकते। फजर ने चीखते हुए उस से कहा, बाबा मुझे बचाए, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। अर्शमान, इसका हाथ छोड़ो। जहीर खान ने अर्शमान से कहा, अभी हम बड़े जिंदा हैं, हमें पता है क्या करना है। चाचा जन, आप ही थे ना जिसने फजर को मेरे निकाह में दिया था, और मेरे निकाह में होते हुए ये आप के सामने दिलेरी के साथ किसी और के लिए अपनी पसंदगी का इजहार कर रही है। और आप क्या चाहते हैं अब, कि मैं इसको छोड़ दूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। सही कह रहा है अर्शमान, ये तुम्हारी ही डील का नतीजा है कि वो आज हमारे सामने खड़ी होकर इस तरह की बात कर रही है। आगा खान ने गुस्से के साथ कहा, पर बाबा जान, अभी अहान भी घर पर नहीं है। हम बैठकर इस बात का कोई हल निकाल सकते हैं। कल सुबह वो आ जाएगा, फिर हम सब मिलकर बैठकर इस बात का हल निकालेंगे। अर्शमान किसी की बात सुने बगैर फजर को सीढ़ियों पर घसीटते हुए अपने रूम में ले गया और उसे गुस्से से बेड पर बेदर्दी से धकेला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे निकाह में होते हुए तुम किसी और का नाम भी लो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे साथ बेवफाई कर सकती हो? अर्शमान गुस्से से गिराया। आज रात मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हारे दिल में किसी और का ख्याल भी कैसे आया? अर्शमान ने अपना घुटना फोल्ड करके बेड पर रखते हुए फजर के चेहरे को अपने हाथ की सख्त गिरफ्त में लिया था। और ये तुम्हारे होंठ, उसने बड़ी बेबाकी से उसके पास बैठते हुए अपनी 2 उंगलियों से उसके होंठ को मसला था। अब मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे? फजर ने हैरानगी के साथ उससे पूछा। ओ, मेरी बेबी को डर लग रहा है। तुम्हें क्या लगा तुम किसी और मर्द का मेरे सामने नाम लोगी और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? फजर बीबी, ये तुम्हारी बोल थी, अब तुम मेरी दरिंदगी सहोगे। तुम्हें बताऊंगा कि तुमने किसी और का नाम लेकर मेरे अंदर के जानवर को जगा दिया है। मैं तो चाहता था कि तुम्हें मोहब्बत के साथ अपने कमरे में लाऊं और तुम्हारे पूर को मैं अपने होंठों के लमस से महकाऊं, पर आज मैं तुम पर कहर बनकर टूटूंगा। अर्शमान ने फजर के दोनों हाथों को बांधते हुए ऊपर को करते हुए उसे पीछे को लटाया और उसके ऊपर साया फिगन हुआ। प्लीज खां, मुझे छोड़ दें, ऐसा ना करें, मैं आपको बताती हूँ। फजर ने रोते हुए उससे कहा, आज मैं तुम्हारे पूर पर अपनी वहशत की छाप ना छोड़ दी तो मुझे अर्शमान खां ज़्यादा ना कहना। उसके आंसुओं को सिरे से नज़रअंदाज करते हुए उसके जबड़े को अपने हाथ की सख्त गिरफ्त में लेते हुए उसके होंठों पर बेरहमी से झुका। नाजुक फजर की आंखें हैरत से फैली थी इसके बेरहम लहमस पर। अर्शमान उसके होंठों को अपने होंठों में लपेटते हुए शिद्दत से सक करते हुए उसकी सांसें खुद में अंडेलने लगा। वो जालिम बना उसके बालों में गिरफ्त मजबूत करने के साथ उसकी नाजुक पंखड़ियों को जोर से अपने दांतों में दबा रहा था। होंठों से गर्दन की गहराइयों तक का सफ़र अर्शमान ने चंद सेकंड में किया। मैं चाहता था कि मैं तुमसे अपना हक रुखसती के बाद लूं, पर आज तुम्हारे इस कदम ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तुम्हारे साथ ये सलूक करूं। आज तुम्हें मैं अर्शमान खां का वो चेहरा दिखाऊंगा जो अपनी चीज़ों के लिए बेहद जुनूनी है। अर्शमान खां ने उसके कमरे में हाथ डालते हुए उसे थोड़ा सा बेड से उठाया। अर्शमान ने एक झटके से उसकी कमीज की जिप को तोड़ते हुए फजर के असां खता किए। फजर ने अपने छोटे छोटे हाथों से मज़ाहमत करना शुरू की। अर्शमान उसकी मज़ाहमत पर उसकी कलाइयों को अपनी गिरफ्त में लेते हुए उसकी कमीज एक झटके में उतारी से। खां,
फजर ने अपनी आंखों में बेयकीनी लिए हुए अर्शमान को देखकर नफ़ी में सर हिलाया था। उसके सफ़ेद दुधिया बदन को देखकर अर्शमान की आंखों में सुर्खी छाई थी। उसकी धड़कनों को नाजुक पर्दे में और उसके बदन की खूबसूरती को देखकर अर्शमान के गले में बेसाख्त गिल्टी बढ़ के उबड़ी थी, जबकि फजर शर्म से लाल होते आंसू बहाते हुए जल्दी से अपने हाथों से अपना फ्रंट कवर करने लगी। अर्शमान गुस्से से उसके सीने से हटाता उन्हें एक हाथ में जकड़कर पीछे की तरफ पिन कर गया और बेबाक अंदाजे से उसके पूरे बदन पर हाथ फेरने लगा। उसकी गहरी बेबाक नज़रों को अपने बदन पर महसूस करके फजर के गाल दहक के लाल अंगार हुए थे। अर्शमान उसके दिल के मुकाम पर झुकते हुए बेरहमी से अपना लमस छोड़ते हुए उसकी कमर को अपनी मुट्ठियों में बढ़ने लगा। हाँ, मैं मर जाऊंगी। उसके होंठों और दांतों की बेरहम लमस को अपने नशेबो फराज पर महसूस करते हुए फजर गुटी गुटी आवाज़ में चीखी थी। अर्शमान ने थोड़ा सा ऊपर होते हुए अपनी काली कमीज़ एक जुस्त में उतारते हुए दोबारा से उसे अपनी गिरफ्त में लेते हुए कमरे की लाइट बंद की थी और बेदर्दी से उसके बदन पर अपने होंठों और दांतों की छाप छोड़ने लगा। प्लीज़ खां, मुझे माफ़ कर दें, फजर ने रोते हुए उससे कहा। फजर ने अपने हाथों से उसे कंधे से पकड़ना चाहा तो अर्शमान बेदर्दी से उसके हाथों को झटकते हुए उसके जिस्म को हर पर्दे से आज़ाद करता हुआ उसकी दोनों कलाइयों को अपने एक हाथ में मजबूती से जकड़ गया। प्लीज़ नहीं खां जी, मैं मर जाऊंगी, फजर ने अगले अमल सोचते हुए रोते हुए अर्शमान से कहा। पर अर्शमान फजर की चीखों पुकार को नज़रअंदाज करते हुए एक झटके से झुकता हुआ फजर की रूह की गहराइयों में उतरा था और उसे खुद में समा गया। उसकी शिद्दत भरे लमस से फजर की चीखों से कमरे की दरोदीवार लर्जा रही थी। अर्शमान ने फिर से उसके होंठों पर झुकते हुए उसकी चीखों का गला घोंटा था। फजर हिचकियों से रो रही थी और उसने रोते हुए कहा, खां, मुझे दर्द हो रहा है। नाजुक वजूद कहाँ अर्शमान खान की शिद्दत बर्दाश्त कर सकता था। अर्शमान के कानों में बार बार फजर की आवाज़ गूंज रही थी। मैं ये शादी नहीं कर सकती दादा जान, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। यही बात अर्शमान को शिद्दत पसंद होने पर मजबूर कर रही थी। मुझे भी दर्द हुआ था जब तुमने सबके सामने शादी से इनकार करते हुए कहा था कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। इस वक्त मुझे भी तकलीफ हुई थी। अर्शमान गुस्से से फजर के कान के पास गुराया। उसे खामोशी से आंसू बहाते देख अर्शमान एक झटके से उसके ऊपर से उठता हुआ बेड की दूसरी साइड पर लेटा था। बस एकदम उसे उस पर रहम आया था, क्योंकि वो बेइंतहा मोहब्बत करता था। वो उसे तकलीफ में नहीं देख सकता था। वो एक घंटा भी उसे बर्दाश्त न कर सके। उसको अपनी रहम दिली पर गुस्सा आ रहा था कि वो उस लड़की पर रहम खा रहा है जिसने इसको सबके सामने ठुकरा दिया। अम्मा, मैं ज़रा जवेरिया के साथ सेंट्रस मॉल जा रही हूँ, वहाँ सेल लगी हुई है। कल के इंटरव्यू के लिए कोई अच्छा ड्रेस लूँगी और जल्दी वापस आ जाऊँगी। खाना मैं और जवेरिया बाहर ही खाएंगे। आप खाकर थोड़ा आराम कीजिएगा। वापस आके शाम का खाना मैं बना लूँगी। मिनाल जल्दी अपने बैग में मोबाइल रखते हुए कमरे से निकली और फजीला बेगम को आराम करने की हदायत देने लगी। अच्छा मेरी जान, ध्यान से जाना। अगर और पैसों की ज़रूरत है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें देती हूँ, फजीला बेगम ने मिनाल से कहा। नहीं अम्मा जान, कल ट्यूशन के बच्चों ने फीस दे दी थी तो मेरे पास पैसे हैं, आप अपने पास रखिए। और भी बहुत सी ज़रूरतें हैं जिनको पूरा करना होता है। अब आप खुद खाना बनाने मत बैठ जाइएगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी और कर खुद ही बनाऊंगी। चले मैं चलती हूँ, लेट हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़, मिनाल ने कहा और घर से निकली। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़, फजीला बेगम ने
منال کو اللہ کی پناہ میں دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ احان جیسے ہی میٹنگ کر کے فارغ ہوا تھا، اس کا ارادہ مال جانے کا تھا، کیونکہ اسے اپنی گڑیا کے لیے گفٹس بھی تو لینے تھے۔ اگر وہ بنا گفٹ کے چلا جاتا تو اس کی گڑیا نے ناراض ہو جانا تھا اور پھر اس کو منانے میں 2 دن لگ جانے تھے۔ احان جیسے ہی سینٹورس مال کی پارکنگ کی طرف مڑا تو اچانک سے سامنے سے ایک بزرگ آ گئے۔ اس نے جلدی سے اپنا اسٹیئرنگ گھمایا اور بروقت بریک لگائی۔ اگر وہ بریک نہ لگاتا تو گاڑی ان بزرگ سے ٹکرا جاتی اور ان کو بہت چوٹ آتی۔ بزرگ شاید ڈر سے پیچھے ہوئے اور بیلنس نہ کرنے کی وجہ سے پیچھے کو گرے۔ احان جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولتا ہوا ان کے پاس آیا۔ جویریہ اور منال جیسے ہی مال سے نکلی تو سامنے کا منظر دیکھ کر منال جلدی سے ان بزرگ کی طرف بڑھی۔ اٹھیے بابا جی، آپ کو زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ منال نے پریشان ہوتے ہوئے بزرگ سے پوچھا۔ احان بھی جلدی سے ان بزرگ کی طرف بڑھا۔ کیا پہلی دفعہ روڈ پر نکلے ہیں جو آپ کو سامنے آتے ہوئے انسان نظر نہیں آ رہے؟ منال نے آنکھوں میں غصہ لیے ہوئے کہا۔ احان نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو بے ساکت ہو گیا۔ اس لڑکی کا حسن آنکھوں کو خیز کر دینے والا تھا۔ بنانے والے نے اسے بے حد حسین اور مکمل بنایا تھا۔ وہ شخص جس پر ہزاروں لڑکیاں مرتی تھی آج خود چاروں کھانے چت ہو گیا تھا۔ پنک کلر کے ڈریس میں وہ شعلہ کی مانند دہک رہی تھی۔ احان خاں اس کے نشیب و فروغ سے نگاہیں چرائیں تو اس کی نظر منال کے اپر لپ پر حق سے بیٹھے موڑ پر ٹھہری۔ یہ پردہ نہیں کر سکتی تھی کیا؟ اگر یہ پردہ کرتی تو میں اس کو دیکھ پاتا۔ احان نے اپنے دماغ میں ابھرتی ہوئی سوچوں کو پیچھے کیا۔ میں اس لڑکی پر کوئی حق نہیں رکھتا۔ میں اس طرح سے کیوں سوچ رہا ہوں؟ اگر آپ کا گھورنا ختم ہو گیا ہو تو مدد کریں گے ان کو اٹھانے میں؟ منال نے احان کو غصے سے گھورا۔ جی احان ایک دم ہوش میں آیا۔ سوری۔ نہیں بیٹا جی، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، میں ہی پیچھے کی طرف ہوا اور بیلنس نہ کرنے کی وجہ سے گر پڑا۔ بزرگ نے منال کو احان کو ڈانٹتے ہوئے دیکھا تو اس کی صفائی میں بولے تو احان اور منال کی آنکھیں چار ہوئی۔ چلیے بابا جی، میں آپ کو کلینک لے جاتا ہوں۔ احان نے بابا جی کو اٹھایا اور اپنی گاڑی میں بٹھایا اور ایک دفعہ پھر سے پیچھے مڑ کر دیکھ کر اپنے ذہن میں آنے والی ہر سوچ کو پس پشت ڈالتا گاڑی میں بیٹھا کلینک کی طرف روانہ ہوا۔ یار تم نے دیکھا کیسے دیکھ رہا تھا؟ جویریہ نے منال سے کہا۔ بالکل، ہر مرد کی طرح اس کو بھی میرے حسن نے اٹریکٹ کیا ہوگا۔ نہیں یار، تم نے نوٹس کیا؟ اس نے نگاہیں چرائی تھی اور اس کی آنکھیں غصے سے لال بھی ہوئی تھی۔ ویسے حسین تو تم بہت ہو، اس میں کوئی شک نہیں۔ بس کرو یار، چلو اب گھر چلیں، اماں ویٹ کر رہی ہے، منال نے جویریہ سے کہا اور دونوں اپنی بک کروائی ہوئی کیب میں بیٹھی اور چلی گئی۔ اوکے بابا جی، اب آپ ادھر بیٹھیے، میں نے آپ کے بیٹے کو بھی فون کر دیا اور بل بھی پے کر دیا۔ اب میں نکلتا ہوں، مجھے جانا ہوگا۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو بیٹا، آپ کا تعلق کسی اچھے خاندان سے لگتا ہے، ورنہ آج کے زمانے میں کون ایسا کسی کا اتنا خیال کرتا ہے۔ نہیں بابا جان، ایسی کوئی بات نہیں، آپ آرام کریں، اب میں چلتا ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ بیٹا۔ احان کا ارادہ اب سیدھا یہاں سے نکلنے کا تھا، کیونکہ کافی وقت ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے گارڈز کو کال کر دی تھی۔ کیا مصیبت ہے یار، مجھے اس لڑکی کے اپر لپ کا مول کیوں بے چین کر رہا ہے، اور میرے ذہن میں یہ بار بار کیوں آ رہا ہے کہ میں نے پہلے بھی کسی کا دیکھا ہے۔ اس سوچ کو جھٹکتے ہوئے احان نے گاڑی سٹارٹ کی اور سوات کی طرف روانہ ہو گیا۔ امید ہے آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ لائک اور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ تھینک یو۔